2005 के विषय में पढ़ेंगे। NCF 2005 अर्थात नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि करिकुलम किसको कहते हैं। इट इज़ टेकन फ्रॉम लैटिन वर्ड कर विच मीन्स रेस कोर्स, अर्थात यह एक लैटिन वर्ड कर से लिया गया है जिसका अर्थ होता है कि जो कोर्स चलाया जाए। तो करिकुलम कैन बी डिफाइंड एज अ प्लान फॉर अचीविंग सेट गोल्स। करिकुलम उस प्लान को डिफ़ाइन करता है जो कि हम किसी गोल को अचीव करने के लिए सेट करते हैं। जैसे टीचिंग लर्निंग सिचुएशन में हम जिन भी गोल्स को अचीव करना चाहते हैं उन गोल्स को अचीव करने के लिए हमें एक प्लान सेट करना पड़ता है। उस प्लान को ही करिकुलम कहा जाता है। करिकुलम इज़ एन एजुकेशनल फ्रेमवर्क outlining skills and contents that need to be attained for each of the respective subject grades। हर सब्जेक्ट में हमें कौन सा एजुकेशनल फ्रेमवर्क, कौन सा कोर्स, कौन सा कंटेंट, कौन सी ऐसी चीज़ें शामिल करेंगे उसी को हम करिकुलम कहते हैं। अर्थात करिकुलम के अंतर्गत सभी एजुकेशनल एक्टिविटीज़, आउटलाइनिंग स्किल्स और कंटेंट का समावेश होता है जिसको मिलाकर किसी भी एक सब्जेक्ट का करिकुलम तैयार किया जाता है। NCF 2005 इम्पॉर्टेंट इश्यूज़, क्या इश्यूज़ इसमें आए? तो कंस्ट्रक्टिंग नेशनल करिकुलम इज़ अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। यह माना गया है कि एक निश्चित टाइम पीरियड के बाद इस करिकुलम को अपडेट किया जाएगा। तो नेशनल करिकुलम बनाना कोई एक फर्स्ट और लास्ट प्रोसेस नहीं है, यह निरंतर चलने वाली एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है। हर एक टाइम पीरियड के बाद फिर से करिकुलम जो होता है वो रिफ़ाइन किया जाता है और उसको अपडेट किया जाता है। NCERT डेवलप्स, पब्लिशेस एंड सर्कुलेट्स द करिकुलम एट द नेशनल लेवल। तो इसका जो कार्यभार है ये NCERT का है। NCERT इसको डेवलप करती है, पब्लिश करती है और नेशनल लेवल पर सर्कुलेट करती है। तो यह रिस्पॉन्सिबिलिटी NCERT की है। बिफोर 2005 जो नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005 में आया, उससे पहले 2000 में, 1988 में और 1975 में नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क पब्लिश हो चुका था। अर्थात यह इस क्रम में 4th अटैम्प्ट था, चौथे प्रयास में NCF 2005 आया था। NCF 2005 में हम यह कह सकते हैं कि ये जो करिकुलम होता है वो किसी भी सोसाइटी के सोल को रिप्रेजेंट करता है। मीन्स हम जिस सोसाइटी में रहते हैं उसका ताना बाना इस करिकुलम में दिखाई देता है। साथ ही हम उस सोसाइटी को लेकर ही किसी भी चीज़ का करिकुलम बनाते हैं। द फ्रेमवर्क ऑफ नेशनल करिकुलम इज़ बेस्ड ऑन द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जो ऑब्जेक्टिव्स डिसाइड किए गए हैं उन्हीं पर नेशनल करिकुलम का फ्रेमवर्क बेस्ड होता है। अर्थात यह कोई शून्य परिकल्पना नहीं है, यह हमारे सोशल, पॉलिटिकल और डेमोक्रेटिक जितने भी प्रिंसिपल हैं सबको साथ लेकर चलती है। NCF 2005 नेक्स्ट रिलेटेड इशू, प्रोफेसर यशपाल जो इनको बनाने वाले थे नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005 को, इसको प्रोफेसर यशपाल ने बनाया था। अंडर द लीडरशिप ऑफ प्रोफेसर यशपाल 1 कोऑर्डिनेटिंग कमेटी एंड 21 focus groups were made as a result NCF 2005 and 21 base letters were published। इसके रिगार्डिंग प्रोफेसर यशपाल जो कि साइंटिस्ट, एजुकेटर, चेयरमैन ऑफ UGC एंड चांसलर ऑफ JNU थे, उन्हीं के तत्वाधान में यह NCF 2005 का निर्माण किया गया था, जिनके साथ में 21 फोकस ग्रुप्स भी थे और उन्होंने 21 बेस लेटर पब्लिश किए थे। A beautiful attire consists of variety of colors in it। Similarly, a good curriculum assigns a proper and balanced place to all related subjects in it। जिस प्रकार हम कह सकते हैं कि एक सुंदर वस्त्र में सभी तरह के कलर का समावेश होता है ब्यूटीफुली, उसी प्रकार इस एक करिकुलम जो सफल करिकुलम कहा जाता है उसमें सभी सब्जेक्ट्स को उनकी उचित वैल्यू के हिसाब से स्थान दिया जाता है। ऐसा नहीं होता कि किसी सब्जेक्ट को बहुत उच्च स्थान मिले और ज़्यादा फोकस मिले और किसी सब्जेक्ट को ना मिले। इसमें सभी सब्जेक्ट्स को प्रॉपर बैलेंस प्लेस मिलता है। तो NCF 2000 में यह प्रयास किया गया कि मैथ्स, साइंस, लैंग्वेजेस, सोशल साइंस, आर्ट, कंप्यूटर, स्टडी ऑफ पीस, वर्क एजुकेशन,
लैंग्वेजेस, इन सभी चीज़ों को एक प्रॉपर और बैलेंस प्लेस मिला। NCF 2005 ने इसके रिगार्डिंग जो काम किया उसमें उन सभी सब्जेक्ट्स की महत्ता बराबर से निकल कर आई। इनके कुछ गाइडिंग प्रिंसिपल्स हैं जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। तो NCF 2005 का जो फर्स्ट प्रिंसिपल है वह है टू रिलेट नॉलेज विद आउट ऑफ स्कूल लाइफ। मीन्स जो स्कूल लाइफ है उसकी जो नॉलेज है वो प्रैक्टिकल नॉलेज के साथ रिलेट करना। ऐसा ना हो कि स्कूल की नॉलेज स्कूल में ही रह जाए और प्रैक्टिकल लाइफ से उसका कोई लेना देना ही ना रहे। तो ऐसी नॉलेज प्रोवाइड कराना जिससे कि स्कूल लाइफ की नॉलेज को बच्चे डे टू डे प्रैक्टिकल लाइफ में इक्वली यूज़ कर सकें और लाभान्वित हो सकें। तो इसका फर्स्ट प्रिंसिपल यही था। सेकंड प्रिंसिपल था टू एंश्योर दैट स्टडीज़ शुड बी रोट फ्री। रट्टाफिकेशन को पीछे छोड़ना, उसको प्रमोट ना करना, कंटेंट को अंडरस्टैंडिंग करने में प्रमोशन होना। मीन्स जो रटने की प्रथा चली आ रही है उसको पीछे छोड़कर समझने की, कॉन्सेप्ट समझने की एबिलिटी को बढ़ावा देना, यही इसका सेकंड प्रिंसिपल था कि बच्चा रटे ना बल्कि समझे। थर्ड प्रिंसिपल था करिकुलम शुड बी सच दैट इट ब्रिंग्स अबाउट ऑल राउंड डेवलपमेंट इन चिल्ड्रन इंस्टेड बीइंग बुक सेंटर्ड। बुक सेंटर ना बने बच्चा बल्कि ऑल राउंड डेवलपमेंट हो उसका। जो एजुकेशन है वो स्टूडेंट सेंटर हो और बच्चे का होल सोल पर्सनल डेवलपमेंट हो। ऐसा ना हो कि बच्चा केवल बुकिश नॉलेज ले और उसके पर्सनैलिटी के अन्य एस्पेक्ट्स का कोई डेवलपमेंट ना हो पाए। तो ऐसा करिकुलम बनाने की चेष्टा की गई जिससे कि बच्चे का ऑल राउंड डेवलपमेंट हो। फोर्थ प्रिंसिपल था मेकिंग एग्जामिनेशन मोर फ्लेक्सिबल एंड रिलेटिंग इट विद क्लास एक्टिविटीज़। एग्जामिनेशन को और अधिक लचीला बनाना और साथ ही इसे क्लास एक्टिविटीज़ के साथ रिलेट करना, जिसके लिए हम देखते हैं कि CES वगैरह कई प्रणालियाँ आई। इंटरनल एग्जामिनेशन पर जोर दिया गया, कॉन्टीन्यूस इवैल्यूएशन पर जोर दिया गया, जिससे कि बच्चे का जो एक डर है एग्जामिनेशन के प्रति वो कम हो और बच्चा अधिक से अधिक एग्जामिनेशन को इंटरेस्टिंग तरीके से फेस कर सके। फिफ्थ प्रिंसिपल था टू डेवलप सच ओवरराइडिंग आइडेंटिफिकेशन इन विच नेशनल कंसर्न्स शुड बी इंक्लूडेड फॉर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ अ डेमोक्रेटिक कंट्री। मीन्स बच्चे को ऐसी शिक्षा प्रदान करना जो कि आगे चलकर देश के विकास में भी सहायक हो, उसको डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स पता हों और वो एक रिस्पॉन्सिबल सिटीज़न बनकर देश के विकास में कुछ मदद कर सके। तो ऐसे प्रिंसिपल्स को भी लिया गया, इस तरह की एजुकेशन को बढ़ावा दिया गया जो कि डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स को बढ़ावा दे। इसकी जो इम्पॉर्टेंट रिकमेंडेशंस थी NCF 2005 की, उनके बारे में हम एक बार देखते हैं। तो नंबर 1, प्रोवाइडिंग रेलेवेंट कंसोलिडेटिंग एंड क्वालिटी एजुकेशन फॉर चिल्ड्रन। तो रिकमेंडेशन तो पहले भी हम कई बार देख चुके हैं, कोठारी कमीशन में देख चुके हैं, NPE में देख चुके हैं। तो इसी तरह से जो NCF 2005 ने जो इम्पॉर्टेंट रिकमेंडेशन दी वो भी कुछ अलग नहीं थी, लगभग वैसी ही थी। तो पहला था प्रोवाइडिंग रेलेवेंट कंसोलिडेटिंग एंड क्वालिटी एजुकेशन फॉर चिल्ड्रन। बच्चों के लिए क्वालिटी एजुकेशन की बात की गई। नंबर 2, इट शुड इंक्रीजेज द एबिलिटी ऑफ चिल्ड्रन। बच्चों की जो एबिलिटीज़ है उसको बढ़ाए। चिल्ड्रंस आर गिवन नेचुरल हैप्पीनेस ऑफ नॉलेज एंड प्लेजर आउट ऑफ लर्निंग। मतलब बच्चा केवल रटे ही ना बल्कि उसको जो सीखने की नेचुरल हैप्पीनेस है वो मिले, उसको आनंद की अनुभूति हो पढ़ते और सीखते समय। इस प्रकार का प्रयास किया गया। दिस करिकुलम रिकमेंड्स फॉर चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन टू रिटेन देम इन द स्कूल। बच्चों को अधिक से अधिक स्कूल में रिटेन करने के लिए चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन को प्रमोट किया गया। अब हम देखते हैं कि विभिन्न प्रकार के जो सब्जेक्ट्स थे उनमें किस प्रकार से रिकमेंडेशन आई। तो लैंग्वेज एजुकेशन के लिए जो आए वो थी द टीचिंग ऑफ ऑल सब्जेक्ट्स डिपेंड्स ऑन द स्किलफुल यूज़ ऑफ लैंग्वेज। यह माना गया कि लैंग्वेज एजुकेशन बहुत इम्पॉर्टेंट है और हर प्रकार के सब्जेक्ट्स की जो टीचिंग होती है वो लैंग्वेज के ऊपर ही बेस्ड होती है। इन शॉर्ट सभी सब्जेक्ट्स की टीचिंग आखिरकार लैंग्वेज टीचिंग से प्रभावित होती है, इसलिए लैंग्वेज टीचिंग को बहुत इम्पॉर्टेंट माना गया। स्किल्स सच एज टू कंस्ट्रक्ट लैंग्वेज, थिंकिंग एंड कम्युनिकेटिंग नीड टू बी डेवलप्ड। इस तरह की स्किल को डेवलप किया जाए जो कि लैंग्वेज को कंस्ट्रक्ट करें, थिंकिंग करें और उनकी कम्युनिकेशन स्किल्स को डेवलप करें।
Tribal and small language groups should also be given opportunity to study in their mother tongue. ट्राइबल और जो स्मॉल लैंग्वेज ग्रुप्स थे उनको भी ये अपॉर्चुनिटी दी जानी चाहिए कि वो अपनी मदर टंग में ही स्टडी करें. स्कूल शुड डेवलप लैंग्वेज फ्रेंडली एटमॉस्फेयर. स्कूल्स में किसी लैंग्वेज के लिए रेस्ट्रिक्शन ना हो, लैंग्वेज फ्रेंडली एटमॉस्फेयर स्कूल्स में हो. मैथमेटिक्स के लिए जो रिकमेंडेशन दी वो थी मैथमेटिक्स टीचिंग मस्ट बी डन टू डेवलप मैथमेटिकल एबिलिटीज़. मतलब मैथमेटिकल एबिलिटीज़ को डेवलप करने के लिए मैथमेटिक्स की टीचिंग को की जानी चाहिए. चिल्ड्रन शुड बी मेड मोर रिसोर्सफुल टू थिंक मैथमेटिकली, डू रीजनिंग, कैलकुलेट वॉल्यूम, अंडरस्टैंड कॉन्क्रीटनेस. बच्चे जो हों वो उसको मैथमेटिकली हर चीज़ को सोच पाएँ, रीजनिंग कर पाएँ, कैलकुलेट कर पाएँ और उनकी कॉन्क्रीटनेस को समझ पाएँ. Children must understand mathematics as a tool by which they can solve their problems and apply in their daily life. मैथमेटिक्स को बच्चे डेली लाइफ में एज अ टूल यूज़ कर सकें. NCF 2005 की सोशल साइंस से रिलेटेड जो आई रिकमेंडेशंस वो इस प्रकार थी. इनएविटेबल फॉर प्रिपेयरिंग अ बेस फॉर यूनिफाइड एंड पीसफुल सोसाइटी. जो एक सोसाइटी हमें चाहिए वो पीसफुल और यूनिफाइड एकता वाली सोसाइटी, जिसके लिए यह ज़रूरी है कि बच्चों को सोशल साइंस की एजुकेशन दी जाए. द एम ऑफ दिस सब्जेक्ट टीचिंग इज़ टू कल्टिवेट क्रिटिकल अवेयरनेस. इस सब्जेक्ट का जो मेन एम है वो बच्चों में क्रिटिकल अवेयरनेस बढ़ाने के लिए हो. स्कूल मस्ट प्रिपेयर एन एनवायरनमेंट विच कैन बिल्ड एनर्जेटिक रिलेशन बिटवीन द होम एंड सोसाइटी. होम और सोसाइटी के बीच एक एनर्जेटिक रिलेशन बन सके, ऐसा एनवायरनमेंट भी स्कूल को प्रिपेयर करना चाहिए. आर्ट एजुकेशन. एंशियंट as well as in modern time, art, music and dance etc. have been always an important part of any society, and arts have to be brought with co-curricular activities in the curriculum. करिकुलम में co-curricular activities की तरह आर्ट को लाया जाना चाहिए और इसको एक सोसाइटी का एक अभिन्न अंग माना जाता है कि बिना आर्ट के हमारी सोसाइटी एक तरह से एग्जिस्ट ही नहीं कर सकती. तो आर्ट एजुकेशन को बहुत महत्व दिया गया. पीस एजुकेशन को भी इसमें महत्व दिया गया. एजुकेशन फॉर पीस इज़ नॉट ओनली इम्पॉर्टेंट फॉर मोरल डेवलपमेंट बट ऑल्सो फॉर वैल्यूज़, व्यूज़ एंड स्किल नरिशमेंट विच गिव्स हेल्प टू बैलेंस बिटवीन नेचर एंड मैन. मतलब यह माना गया कि प्रकृति और आदमी के बीच में जो बैलेंस है उसको हमें स्थापित रखना चाहिए और पीस को बहुत महत्वपूर्ण माना गया, क्योंकि पीस एजुकेशन इज़ नॉट ओनली इम्पॉर्टेंट फॉर मोरल डेवलपमेंट. केवल आदमी का मोरल और चारित्रिक निर्माण ही नहीं करती बल्कि वैल्यूज़, व्यूज़ और स्किल नरिशमेंट भी देती है, जो कि एक नेचर और मैन के बीच में संबंध स्थापित करते हैं. इसलिए पीस एजुकेशन पर जोर दिया गया. All constitutional values, equality, freedom, justice, brotherhood, tolerance, individual dignity, etc. are a part of peace education. तो ये सभी चीज़ें हमारे peace education का पार्ट हैं. Work education for work, which is different from vocational education, can become a good medium development for childhood and adolescence. मतलब काम की शिक्षा भी बच्चों को दी जानी चाहिए. द आइडिया ऑफ बेसिक एजुकेशन प्रोपेगेटेड बाय महात्मा गांधी वर टेकन इनटू कंसिडरेशन बाय द कोठारी एंड मुदालियर कमीशन. तो जो महात्मा गांधी ने बेसिक एजुकेशन का आइडिया दिया था उसको भी कोठारी और मुदालियर कमीशन के द्वारा कंसीडर किया गया था. तो वो यहाँ पर भी किया गया कि बच्चों को प्रारंभ से ही, चाइल्डहुड से ही वर्क एजुकेशन की शिक्षा दी जानी चाहिए. हेल्थ एजुकेशन एंड योगा. तो NCF 2005 में हेल्थ एजुकेशन और योगा को भी एक तरह से इग्नोर नहीं किया गया. इसमें कहा गया थ्रू हेल्थ एंड फिजिकल एजुकेशन रजिस्ट्रेशन इन द स्कूल अटेंडेंस एंड ड्रॉप आउट प्रॉब्लम्स कैन बी ओवरकम. अगर हम हेल्थ और फिजिकल एजुकेशन अगर हम बच्चों के ऊपर ध्यान दें तो स्कूल में रजिस्ट्रेशन, अटेंडेंस और जो ड्रॉप आउट प्रॉब्लम है उनको भी निजात पाई जा सकती है. तो ये माना गया कि हेल्थ एजुकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है. विद दिस रेफरेंस ओनली मिड डे मील एंड हेल्थ इंजेक्शन, हेल्थ ऑफ डिप्राइव्ड चिल्ड्रन एंड हेल्थ इंजेक्शन हैव बीन इंक्लूडेड. तो इसी के साथ क्या किया गया, मिड डे मील, हेल्थ इंस्पेक्शन, हेल्थ ऑफ डिप्राइव्ड चिल्ड्रन एंड हेल्थ इंस्पेक्शन, इन सब चीज़ों को इंक्लूड किया गया.
At least at block level, field must be secured for sports activity. स्पोर्ट एक्टिविटी के लिए कुछ एरिया भी सुरक्षित रखने की बात इसमें आई. साइंस एजुकेशन. मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ साइंस टीचिंग इज़ टू सपोर्ट एंड नरिश द फीलिंग ऑफ क्यूरियोसिटी. यह माना गया कि जो एक जिज्ञासु प्रवृत्ति होती है बच्चे की, उसको सपोर्ट और नरिश करना ही साइंस एजुकेशन का मेन ऑब्जेक्टिव है. मीन्स उसको चीज़ को बढ़ावा देना, उसको भली प्रकार से उसका नरिशमेंट उसको मिले कि वो अपनी क्यूरियोसिटी के माध्यम से आगे बढ़े. तो साइंस एजुकेशन को इस तरह से इसमें लिया गया. चिल्ड्रन शुड बी केप्ट बिजी इन सच एक्टिविटीज़ टू डेवलप माइन्यूट ऑब्जर्वेशन, क्लासिफिकेशन, सेल्फ एक्टिविटी एट्सेट्रा. बच्चों को इस प्रकार से इस तरह की एक्टिविटीज़ में बिज़ी रखने के लिए कहा गया जो कि उनके माइन्यूट ऑब्जर्वेशन को बढ़ाएं, उनकी क्लासिफिकेशन एबिलिटी को बढ़ाएं, उनकी सेल्फ एक्टिविटी एबिलिटी को बढ़ाएं. तो इस प्रकार से साइंस एजुकेशन को इसमें इम्पॉर्टेंट प्लेस मिला. द सिलेबस ऑफ साइंस शुड बी यूज्ड एज अ टूल फॉर सोशल चेंज. तो सोशल चेंज के एक टूल एज अ टूल भी हम यूज़ कर सकते हैं साइंस को, यह भी माना गया. तो इस प्रकार का सिलेबस इसमें रखा गया कि बच्चे अपना साइंटिफिक एटीट्यूड डेवलप कर सकें. नाउ द पॉइंट इज़ एवेल्यूएशन. सो द 2005 NCF का एवेल्यूएशन अगर हम करें तो इन प्रेजेंट टाइम स्ट्रेस एंड एंग्जाइटी आर द सिनोनिम ऑफ एवेल्यूएशन. अगर हम देखें कि एवेल्यूएशन का क्या है, तो स्ट्रेस और एंग्जाइटी. लर्निंग कैन बी एवेल्यूएटेड बाय डेली एक्टिविटीज़ एंड ऑब्जर्वेशन ऑफ प्रैक्टिसेस इन बेटर वेज. अगर हम देखें कि उस समय जो था वो एवेल्यूएशन को बहुत स्ट्रेस और एंग्जाइटी से जोड़ के देखा जाता था, लेकिन लर्निंग को अगर हम डेली एक्टिविटीज़ से अगर हम जोड़ें और ऑब्जर्वेशन को, तो फिर हम बेटर तरीके से उसका एवेल्यूएशन कर पाएंगे, यह इसमें माना गया. देयर इज़ नीड टू रिडिफाइन फीडबैक एंड एवेल्यूएशन प्रोसेस एंड टू एक्सप्लोर न्यू नॉर्म्स. ओपन भी रखा गया, रास्ते बंद नहीं किए गए. यह भी माना गया कि जो रीडिफाइंड फीडबैक है उसकी आवश्यकता है, एवेल्यूशन प्रोसेस को और अधिक एक्सप्लोर करने की आवश्यकता है. तो आई होप दैट इट विल बी यूज़फुल फॉर यू. ओके, थैंक यू.